अब आपकी तरफ आता हूं। पहले तो बहुत शुक्रिया, बलूचिस्तान से स्पेशली हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन माय रिक्वेस्ट। मीर साहब, दो तीन चीजें, एक तो बलूचिस्तान रिलेटेड टू ऑल दिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वहां पर, और जिस तरह हुकूमत, रियासत, बलूचिस्तान की हुकूमत, ये सारे कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को एड्रेस किया जाए। आज 14 अगस्त के रोज आप कैसे इस सारे को नरेट करते हैं? जी, सबसे पहले काजी साहब, आपको आज की आज़ादी मुबारक हो और सारे देखने वालों को भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी बिल्कुल। हम अगर बलूचिस्तान के ज़ुमरे में देखें तो बलूचिस्तान के हालात जो है, पिछले, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अगर 20 साल के हम अरसे में देखें तो हमने उसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ट्रू। और जाहिर बात है, इन हालात को सही करने में इसमें हमारी काफी, जिसे कहते हैं, नुकसान हमें हुआ है। हम अगर सिर्फ पिछले एक महीने को ही अगर देख लें तो हमारे जो 4 मेजर साहिबान और एक कैप्टन साहब जो हैं वो शहीद हुए हैं। और उनकी शहादत हमें ये याद दिलाती है कि हमने हत्तुल इम्कान ये कोशिश करनी है कि हमने उनकी इस खून को राहेगा नहीं नहीं जाने जाने देना। देना। तो बिल्कुल बलूचिस्तान में भी जश्न आज़ादी जो है, लोग तो मनाना चाहते हैं, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उस तरीके से जश्न आज़ादी को नहीं सेलिब्रेट लोग कर सकते जिस तरीके से उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे जनरल समरेज ने एक बात की थी कि जो चीज़ हमें करनी चाहिए कि जैसे भी हो, वी हैव टू सेलिब्रेट पाकिस्तान। ट्रू। पाकिस्तान जैसा भी है हमारा है, और बेशक। पाकिस्तान को जैसा बनाना है वो हमने बनाना है। ये सब हमारी जिम्मेदारी है। मैं एक दफा टर्की में एक सेमिनार में खिताब कर रहा था, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी, आपके जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जितने लोग जो है वो मारे गए हैं, वो कई सालों में मारे गए हैं, उसके लगभग बराबर ही हमारे लोग सिर्फ चंद दिनों में जो है, कहते हैं, मारे गए हैं, जिसपे हमने ये मुल्क हासिल किया है। ठीक। हमारे लाहौर में खून की नदियां बह रही थी, बाकी जगहों पे वो हो रहा था। लेकिन हम उस तरीके से अपने पाकिस्तान को इधर सेलिब्रेट नहीं करते। मैंने यूरोप में देखा है, उनके जैसे ही वो जो जंगे अजीम उन्होंने लड़ा था, उसका महीना ही जैसे शुरू हो जाता है, हर कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा होता ऑब्जर्व है, कर हर रहा है, कोई बिल्कुल उसको ठीक। याद कर रहा होता है। वेरी राइट, वेरी राइट। लेकिन हम आजकल जैसे, हम आजकल जो कर रहे हैं, हम इसके लिए अपनी जानें दी हैं, हम उनको इज्जत नहीं बख्श रहे, हम उनका ख्याल नहीं रख रहे। अब हमने ये सोचना है कि वो जो लाखों लोगों की जानें गई हैं पाकिस्तान के लिए, हमने उनके खूनों को भी रायगान नहीं जाने वेरी देना। राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर जो इस वक्त बात मीर सादात कर रहे हैं, तरीके पाकिस्तान, मीर साहब आपके लिए सवाल छोड़ गया था, सवाल तो मैं सबके लिए छोड़ के गया था, लेकिन आपसे उसका आगाज चाहूंगा। कायदे आजम की क्यादत की आज बात हो रही है, और ये चीज मेरे ख्याल में आज की नस्ल के लिए समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर कायद ना होते तो तहरीक का रुख किस तरह का होता, और जो आज एक आजाद मुल्क के अंदर हम लोग रह रहे हैं, क्या यह मुमकिन था? डॉक्टर मीर सादात। जी काजी साहब, देखें, इसके वन लाइनर जवाब है, अगर कायद ना होते तो पाकिस्तान नहीं होता। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो लीडरशिप है, जो उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंटशिप है, उनकी जो जहानत है, उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता था। और हमें ये पता है कि उनको गांधी साहब ने ऑफर दी थी कि जी आप यूनाइटेड इंडिया रहने दें, हम आपको इसका प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो ही रिफ्यूज दैट। उनको और बहुत सी ऑफर्स मिली, उनको बहुत तरीके से इंटाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन जिन्ना साहब जैसे समरे साहब ने बताया कि उनकी एक बहुत स्ट्रांग लीडरशिप थी, और उनके अंदर वो लीडर्स वाली क्वालिटीज थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस की। किस्म किस्म की उनके ऊपर बहुत सी तोहमतें भी लगी, उनके ऊपर बहुत से इल्जामात भी लगे, बहुत सी बातें हुई। लेकिन उन सब के बावजूद ही ओनली न्यू कि जी मेरा एक काम है, और मेरा काम क्या है, आई वॉन्ट द वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी दैट इज लिविंग इन द यूनाइटेड इंडिया टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक। उन्होंने उस टाइम पे पाकिस्तान के जो जो मुसलमान थे उनको पाकिस्तान बना के दिया। ठीक। और जब उन्होंने पाकिस्तान बना के दिया, अब वो मैं बात बिल्कुल जनरल साहब की एग्री करता हूं कि जी हमारे पास अभी लीडरशिप की कमी है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और काम जो हमने नहीं किया, जो
एक लीडर होता है, लीडर का काम होता है कि वो कुछ रहनुमा असूल अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। तो जब वो लीडर नहीं होता तो हम उसके उन असूलों को फॉलो करते हुए, उन असूलों पे चलते हुए हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं। और दूसरी चीज ये होती है कि हम अपनी हिस्ट्री को दूसरी चीज ये होती है कि हम अपनी हिस्ट्री को अपने सामने रख के, अपनी माजी को अपने सामने रख के हम उससे सीखते हैं। अब हमने पाकिस्तान में क्या किया हुआ है कि हम ये दोनों चीजें नहीं कर रहे। हम जिन्ना साहब के जो भी असूल है हम उनको फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने जो सिंध असेंबली में खिताब किया था, जिस खिताब में उन्होंने ओवरऑल स्टेट का एक रोल डिफाइन कर दिया था, हमने आज तक तो हम बच्चों को उनकी वो तकरीर सुनाते ही नहीं है, उसमें उन्होंने क्या बातें की है वो हम लोगों को बताते ही नहीं है। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने एक जो फेज चला, जो जनरल साहब ने बात की ना, कि हम जब एक वो डर्टी वॉर में चले गए, तो उस डर्टी वॉर में जाने के बाद हमने क्या कर दिया, हमने अपनी हिस्ट्री को भी डिस्टॉर्ट करना शुरू कर दिया। जनरल जिया की दौर में हमने बहुत सी चीजें चेंज कर दी। और ये जब सारी चीजें चेंज हो गई तो उसके बाद एक जिसे कहते हैं ना कि ऑर्केस्ट्रेटेड नेशनलिज्म जो है वो हमारे अंदर भर गया। और उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो कौम है उसको आजकल अगर आप देखेंगे, मेजोरिटी हमारी जो कौम है उनका और कोई वो जो है मतलब एम इन लाइफ नहीं है। वो बस अपने आप को, ये जो एक हमने नेशनलिज्म खुद से बनाई हुई है, अपने आप को वो एक नेशनलिस्ट बता के और एक इस्लामिस्ट वेरी बता राइट, के वेरी वो राइट, और कोई काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल ठीक। आपके सामने इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, वो जो एक नाजायज मस्जिद बनी थी उसको जो शहीद किया गया, उसके बाद जो लोग कर रहे हैं बाकी जगहों पे हम कर रहे हैं। तो हम अपने आप को एक मुसलमान बनाते हैं, हम अपने आप को एक पाकिस्तानी बनाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कभी भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं बनाते हैं। पॉइंट आ गया जी। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि हम लोग जब बात करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 और आज 14 अगस्त 2025, इसके अंदर जो एक हमारा सियासी तारीख रही है जिसमें मिलिट्री मार्शल लॉज आए, जिसके अंदर सियासी पॉलिटिकल जो पार्टीज़ थी उनकी हुकूमत आई और डेमोक्रेसी रही, उसके बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा, क्या इस सियासी इंतशार ने आज़ादी का जो असल मकसद था उसको कमज़ोर किया है? मीर सादात साहब, सर बताइएगा ज़रा, ये जो इतना ज़्यादा ट्रमोइल में रही है पाकिस्तान की सियासी तारीख 1947 से लेकर आज तक, इसका इम्पैक्ट क्या आप देखते हैं? देखिए जी, सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं उनका रोल जो शुरू होता है वो 1970 ऑनवर्ड शुरू होता है। उससे पहले कोई पॉलिटिकल रोल इस तरीके से नहीं था। जब जब लियाकत अली खान साहब शहीद हुए तो उसके बाद हमारे एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम था जिसने पहले पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की। जब उनसे नहीं चल सका तो उन्होंने फिर आर्मी के हाथ में वो दे दिया। फिर आर्मी जब उसको चलाने लगी, जब उनसे वो फिर नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा जी चलो भी हम पॉलिटिशियंस को लेके आते हैं। वो जब फिर पॉलिटिशियंस को तो ले आए, लेकिन उन्होंने फिर क्या किया कि वो जो पॉलिटिशियंस लेके आए उन्होंने पिक एंड चूज करना शुरू कर दिया पॉलिटिशियंस में से। तो वो वहां से जो है, जो हमारा एक पॉलिटिकल वो जो एक गेम रूल जो बने ना पॉलिटिकल गेम का, वो ये बना है कि जी यहाँ पे पिक एंड चूज होना चाहिए, परफॉर्मेंस कोई नहीं देखेगा, बाकी चीजें कोई नहीं देखेगा। ठीक है। तो उसके बाद ग्रेजुअली चीजें इसी तरह चलती रही। लेकिन हम फिर ये देखते हैं कि जब मुशर्रफ साहब का जब दौर आया, मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने बहुत सी चीजें अच्छी भी की, बहुत सी चीजें उन्होंने खराब भी की। लेकिन उनके दौर में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि उन्होंने हमारे मीडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, हमारे मीडिया हाउसेज ओपन हुई, चीजें खुलना शुरू हुई, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या हो गया कि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करना लोग शुरू हो गए, बातें करना लोग शुरू हो गए। तो वहां से फिर एक थोड़ा सा एक हमारा जो वो था पॉलिटिक्स, उसमें एक चेंज तो आया। वो जो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, ठीक है, वो वहां से फिर चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई। ओके। लेकिन अफसोस अफसोस इस बात का हुआ कि उसके बावजूद भी जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया भी, उसके आने के बाद भी जो हमारे अपने पॉलिटिशियंस थे, मैं कल भी मेरी ये डिस्कशन हो रही थी काफी लोगों से, तो वो मुझे कहते जी आप पॉलिटिशियंस पे सारा ब्लेम क्यों डालते हैं। मैंने कहा क्योंकि जी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियंस पे आती है। ठीक। मैं अगर बलूचिस्तान में करप्शन की बात करता हूं तो वो जो करप्शन है उसका जो मेन एजेंट है वो पॉलिटिशियन ही है, ओके। वो पॉलिटिशियन के थ्रू जाता है। ठीक। तो इस सब से अब हुआ क्या है कि हमारे जो नौजवान हैं आजकल के ना,
उनका जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके ऊपर से उनका यकीन उठ गया है। जो लोग कहते हैं ना इतनी नफरत क्यों है, इतने इंतशार क्यों है, इतनी बदनज़मी क्यों है, क्योंकि इन सारी चीजों को आपका पॉलिटिक्स टैकल करता है। और उस पॉलिटिक्स से आजकल के नौजवान का यकीन उठ गया है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को इक्वेट करते हैं सिर्फ करप्शन के साथ, अपॉर्चुनिटीज के साथ और सेल्फ इंटरेस्ट के ठीक साथ। ठीक। वो उसको कभी भी कलेक्टिव विल के साथ एसोसिएट ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे हालात इतने खराब हैं। वेरी राइट। अच्छा, पर हम बात करते हैं कि जो आज की नस्ल है उनको आज़ादी की जद्दोजहद का पैगाम किस तरह दिया गया, और उसके अंदर हमारा मीडिया और हमारा जो करिकुलम है इसको आप किस हद तक वेटेज देते हैं, कितना हम बता सके हैं अपनी इस कौम को कि पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, किस तरह हासिल किया गया, और आज जिस जगह पर पाकिस्तान खड़ा है इससे आगे कैसे जाएगा? जी काजी साहब, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे पहले ना, तो वो उन्होंने एक बात की और हम ये एक चीज बड़ा देखते हैं, और आप भी ये डिस्कशन कर रहे थे जी। सबसे पहले मैं आता हूँ, फिर मेरा कौम आता है, मेरा कबीला आता है, उसके बाद फिर हम वो आगे जाते हैं। पहली जो चीज है, हमें ये समझने की कोशिश करनी है कि ये हुआ क्यों। जब अंग्रेज आया सब कॉन्टिनेंट में, उसने जब यहाँ आके देखा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा, तो उन्होंने देखा जी यहाँ पे बच्चों को छोटी उम्र से ही लॉजिक, फलसफा, फिलॉसफी, ये चीजें उनको स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो जब अपना वो मिनट एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने दो काम किया। उन्होंने इन दो सब्जेक्ट्स को निकाल के एक उन्होंने दीनियात डाल दिया, और दूसरा उन्होंने हिस्ट्री डाल दी स्कूल में पढ़ाने के लिए। अब ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको हमेशा डिसएग्रीमेंट मिलेगी, और उसमें लोग हमेशा डिसएग्री करेंगे, और हर कोई अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक। तो हुआ ये कि हमने जब उसको अडॉप्ट किया, हमने जब वो चीजें ले ली, हमें हिस्ट्री से जो सीखना चाहिए, जो अच्छी अच्छी चीजें लेनी चाहिए, हमने वो लेने के बजाय हमने सिर्फ वो जो ग्लोरिफिकेशन था ना हमारा, हमने वो ग्लोरिफिकेशन लेना शुरू कर दिया कि जी आज से कई सौ साल पहले बलोच कैसे होते थे, पठान कैसे होते थे, पंजाबियों ने अफगानिस्तान पे रूल किया, किसने कहां पे किया, हमें हिस्ट्री ने उस चीज में डाल दिया। वेरी और राइट। जो आप करिकुलम की बात कर रहे हैं ना, कि हमने अगर अपने नेशन को वो जो इकबाल की खुदी हमने उनके अंदर लेके आनी है, वो जो जिन्ना साहब की ईमानदारी हमने उनके अंदर लेके आनी है, वो जो हमारे जिन बुजुर्गों ने एक रिजिलियंस शो करके जो इस मुल्क को आजाद किया था, अगर वो रिजिलियंस हमने अपने नौजवानों के अंदर लेके आनी है, तो उसमें जो सबसे पहले, जैसे जनरल समरेज ने बात की थी कि हमारा सबसे पहला स्टॉप जो है वो हमारा स्कूल है। और हमने उस करिकुलम को जो है, हम उसको एक ना करें, सिंगल ना करें, लेकिन हम उसे स्टैंडर्डाइज तो कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड तो हम रखें। डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रहे हैं, आप उनको चलने दें। हमने एक बहुत बड़ी गलती अभी की पिछले हुकूमत में, हमने कहा जी एक सिंगल नेशनल करिकुलम करेंगे। कर दें, हाँ। पोलराइजेशन की तरफ जाने से कभी फायदा नहीं होता। फायदा हमेशा डाइवर्सिटी में होता है, क्योंकि तभी एक्सेप्टेंस ऑफ व्यूज आती है। आप करिकुलम को सिंगल नहीं कर रहे, आप उनको स्टैंडर्डाइज करें, एक स्टैंडर्ड पे उनको लाने की कोशिश करें। जो सिस्टम मदरसे का चल रहा है वो अपने उसमें अच्छा है। और दूसरी, हम अगर जब मीडिया की हम बात करें, तो मीडिया के अंदर बात यह है कि हमने मीडिया को जब अचानक एकदम आजाद कर दिया, एकदम एक मीडिया का हम वो लेके आए ना इनकलाब, वो इनकलाब लाने के बाद अब आप मीडिया में आए हैं, बाकी मीडिया के लोग जिन्होंने मीडिया ज्वाइन किया है, आप लोगों ने मीडिया के ज्वाइन किया, आप लोगों की कोई उस तरीके की एक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई उस लिहाज से कि आपको एक जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बैलेंस कैसे क्रिएट करना है वो नहीं कर सके हम।